हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इकरा क्लासेज। तो ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं हम लोग। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौका मिले तो उन दोनों वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए सभी लोग पहले जुड़ जाइए आप लोग, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्द से। चलिए तो बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? रामविलास पासवान ने, मुलायम सिंह ने, काशीराम ने या शरद यादव ने? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, काशीराम या शरद यादव, कौन सा होगा? रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, काशीराम या शरद यादव? अगर शरद यादव की बात करें तो शरद यादव लोक जनता दल का गठन किए थे। लोक जनता दल का गठन शरद यादव ने किया था 2018 में। काशीराम की अगर बात करें तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। बहुजन समाज पार्टी। तब तक आप लोग आंसर दीजिए। समाज पार्टी का गठन किया 1994 में गठन किया था इन्होंने। मुलायम सिंह की बात करें तो इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। समाजवादी पार्टी का गठन किया 1992 में। रामविलास पासवान की बात करें तो इन्होंने एलजेपी का गठन किया था। एलजेपी लोजपा का गठन किया था 2000 में। और लोजपा का ही फुल फॉर्म है लोक जनशक्ति पार्टी। तो जिन जिन का आंसर ए है रामविलास पासवान सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? अगर भारत में शासन की बात करें तो भारत में 3 प्रकार की शासन होती है। एक जो केंद्र सरकार है, और एक जो राज्य सरकार है, और एक जो पंचायत सरकार है। पंचायत सरकार को ही अपनी सरकार कहा जाता है, अपना सरकार, या इसी को कहा जाता है स्वशासन। तो आइए पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास है कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। गांधी जी ने कहा स्वतंत्र भारत की असली ताकत गांव की पंचायतों में होगी। अगर बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ, तो 1959 में राजस्थान ने अपनाया था। वो भी राजस्थान के कहाँ पर? तो नागौर जिले में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिलों ने पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर ली थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया और भारत में ये कहा गया कि भारत में अब तीसरी सरकार भी चलेगी। पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय की होती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत के भीतर जो हेड होगा वो मुखिया होता है, ये मुखिया होगा। समिति में प्रमुख हो जाएगा। ऐसे तो समिति होगा लेकिन समिति का भी प्रमुख होता है और समिति का भी हेड होता है, उसे प्रमुख कहते हैं। और जिला परिषद में जिला का अध्यक्ष हो जाएगा। जैसे जिला परिषद होगा और जिला परिषद मिल करके अपना एक अध्यक्ष चूज करेगा तो वो अध्यक्ष हो जाएगा। अब आगे कुछ देख लेते हैं कि पंचायत व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए कई सारी कमेटियां बनाई गई और उन कमेटियों ने कुछ कुछ बातें कही थी, जिसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के भीतर कोई भी लूप होल्स थे, गड़बड़ियां थी, तो उसको ठीक की गई। कौन कौन सी समितियां थी? तो काफी सारी थी, लेकिन 2 फेमस समिति है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था और अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। अगर पंचायत के गठन और शक्ति के बारे में बात करें कि संविधान के किन किन अनुच्छेदों में पंचायत की चर्चा है, तो ये
243 से शुरू होता है और 243 ओ तक खत्म हो जाता है। अब ये 243 और 243 ओ क्या है, तो ये कुछ इस प्रकार से है, 243 ए, 243 बी, 243 सी, इस तरह से करते हुए 243 ओ तक पहुंचता है। और इन्हीं ए से लेकर के ओ तक के बीच में भारत के पंचायती राज स्तर की टोटल कहानी इसमें खत्म हो जाती है, बनने से लेकर के बिगड़ने तक। और कितना शक्ति होगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, ये सारी बातें इसमें जिक्र की गई है। जिसके कारण भारत में किसी भी राज्य के भीतर में झगड़ा नहीं होगा, या फिर यूं कह लीजिए कि किसी भी राज्य के भीतर पंचायती राज व्यवस्था में अगर किसी को मतभेद होगा तो इसी कानून के तहत या तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है और अपना हक ले सकता है। अगर बात करते हैं कि किस प्रकार से चुनाव का या फिर किस प्रकार से त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी गई है, तो गांव में ग्राम पंचायत और प्रखंड में समिति और जिला में जिला परिषद का गठन किया जाता है। अगर बात करते हैं कि किन किन हिसाब से चुनाव होता है, पद के हिसाब से अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा पद जो होता है वो पंच का होता है, और उसके बाद उसके ऊपर वार्ड का होता है। अगर पंच में जैसे कि किसी किसी पंचायत के भीतर में 4, 5, 10, 20, 30 पंच होता है, अगर वो सारे के सारे पंच अपना एक प्रतिनिधित्व या फिर एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, वो वोट करके, मतलब हम वोट करके जिताते हैं पंच को, और पंच वोट करेंगे अपने पंच को ही, और वो पंच उप सरपंच बन जाएगा। मतलब सरपंच का कह सकते हैं कि सरपंच का स्टेपनी या फिर सरपंच का सेकंड हैंड, या यूं कह लीजिए कि अगर सरपंच नहीं रहेगा तो वही उप सरपंच काम करता है। उप सरपंच के ऊपर होता है सरपंच, यहाँ पे सरपंच छूट गया है, उप सरपंच के ऊपर सरपंच होता है। और अगर यहाँ वार्ड की बात करें तो कई सारे वार्ड मिल करके वोट करते हैं, और वोट करके किसी अपने वार्ड में से ही एक को प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले चूज करते हैं। अगर वो जीत करके आता है, मतलब वार्ड उसको चूज कर लेते हैं, जिता लेते हैं, तो वो उप मुखिया बन जाता है। और उप मुखिया के ऊपर होता है मुखिया, मतलब मुखिया का हेल्प करने वाला एक आदमी होता है वार्ड मेंबर में से ही, उसे उप मुखिया कहा जाता है। मुखिया के ऊपर ये वाला यहाँ से यहाँ तक के अगर देखा जाए तो ये ग्राम पंचायत का इलाका है, और ये वाला प्रखंड का हो गया समिति। समिति में ही अगर कई सारे समिति मिल करके अपना एक हेड चुन लेते हैं तो उसे प्रमुख कहते हैं, और ये जिला स्तर का है। तो कुछ इस प्रकार का है भारत का पंचायती राज व्यवस्था। और इसी के साथ साथ हमारा पंचायती राज व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा खत्म हो गया है। जब आप क्लास करोगे उसमें पंचायती राज व्यवस्था अच्छे ढंग से कराई जाएगी। अभी इसमें बात कर लेते हैं कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो कचहरी में क्या है कि कचहरी में सरपंच होगा, इसका सदस्य पंच होगा, यहाँ पर न्याय मित्र होंगे, और एक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला यहाँ पर, या यूं कह लीजिए कि सरपंच के साथ सरपंच के कार्य को देख रेख करने वाला एक सचिव होगा, जिसे कचहरी सचिव कहा जाता है। कचहरी का मतलब है कानूनी व्यवस्था के साथ साथ कुछ समस्याओं का निपटारा करना। अगर यहाँ पर न्याय करने वाला, कानून जानने वाला आदमी नहीं होगा तो फिर सरपंच अर्थात इस कचहरी का जज वो फैसला कानून के हिसाब से कैसे करेगा। इसीलिए यहाँ पर कानून जानने वाला एक व्यक्ति होता है जिसे न्याय मित्र कहते हैं, और सरपंच के सभी फैसलों में मदद करने वाला जो पंच होता है, जिसे आम जनता ने चूज किया होता है, वो पंच और उप सरपंच ये सभी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अगर बात करते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सचिव किसको हेल्प करेगा, सरपंच को। न्याय मित्र किसको सजेस्ट करेगा, सरपंच को। पंच किसकी मदद करेगा, सरपंच की। तो सभी मिलकर के मदद अगर सरपंच को कर रहा तो सरपंच ही हेड हुआ ना। तो इसका हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होगा, तो सरपंच होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत किस जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। ऑप्शन है पाक जलडमरू,
मलक्का जलडमरू, बेरिंग जलडमरू या हॉर्मुज जलडमरू। चलिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं कि ये है अपना भारत और ये है पड़ोसी देश श्रीलंका। भारत के नीचे हिंद महासागर है और इस साइड भारत के पश्चिम में अरब सागर है और इधर भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए कि बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ एक देश भारत है और उसी से सटा हुआ एक देश श्रीलंका है। तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच में एक जगह है और ये जगह जो है बंगाल की खाड़ी को उस साइड और हिंद महासागर को इस साइड, दोनों साइड में अलग अलग बांटती है। यहाँ से इधर जाइए तो बंगाल की खाड़ी और यहाँ से इधर आइए तो हिंद महासागर। इसीलिए बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मतलब ये कि दो समुद्रों को अलग करने वाला एक जो इलाका होता है उसे जल डमरू कहते हैं। तो ये कौन सा जल डमरू है, तो इसके बीच में एक जगह है जिसका नाम है पाक। मतलब कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक जगह है जिसका नाम है पाक और वहीं से इस साइड बंगाल की खाड़ी और इस साइड में हिंद महासागर पाया जाता है। इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल डमरू है, तो पाक जल डमरू है। तो जिसका ऑप्शन ए था सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये तो कई बार हम लोग कर रखे हैं कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई। सूरत में, बॉम्बे में, कलकत्ता में या अहमदाबाद। कौन सा होगा ऑप्शन। सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता या अहमदाबाद। आंसर कीजिए। सूरत, बम्बई, कलकत्ता या अहमदाबाद। तो इसमें दो जगह है जहां पर आधुनिक सूती कपड़े की मिल की स्थापना की गई थी। एक तो कलकत्ता है और एक बॉम्बे है। कलकत्ता में सबसे पहले मिल की स्थापना की गई, लेकिन कलकत्ता में क्या हुआ कि कलकत्ता में यह मिल चली नहीं, यह असफल रही। इसीलिए कलकत्ता से हटा करके बॉम्बे में मिल को स्थापित किया गया और बॉम्बे में जब मिल को स्थापित किया गया तो ये सफल हो गई। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ सर्वप्रथम सफल स्थापित हुआ, बल्कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। क्या वो पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है या बिटुमिनस है। आंसर कीजिए कि पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है या बिटुमिनस है। ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस। आंसर कीजिए। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस। कोयला की अगर बात करते हैं तो भारत में कोयला 98% कोयला गोंडवाना लैंड में मिलता है। ये गोंडवाना लैंड क्या है, तो भारत दो हिस्सों के इस प्रकार से है, जैसे तो अगर बात करें कि यहाँ से ऊपर, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर और इसके नीचे, तो ये वाला हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। ये है गोंडवाना लैंड का। तो भारत में 98% जो कोयला है वो गोंडवाना नदी सैलक्रम नदी घाटी में पाई जाती है। जहां जहां से नदियां गुजरती है उसी के आसपास में जो घाटी होती है उसी घाटी में कोयला पाया जाता है। 98% कोयला भारत के नदी घाटियों में ही पाया जाता है। जैसे दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड में मिलेगा और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। सोन घाटी कोयला क्षेत्र एमपी और यूपी में मिलेगा। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ और
उड़ीसा में मिलेगा, गोदावरी का घाटी में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलेगा। उसके अलावा कुछ राज्य हैं जैसे मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। मेघालय इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेघालय में एक जो वहाँ के लोग रहते हैं वो एक अजीब प्रकार के कोयला निकालने की तकनीक है उनके यहाँ। जैसे कि एक इस प्रकार का गोल होल करते हैं जमीन में और इसी में से घुस करके तब जा करके वो जमीन के भीतर से कोयला बाहर निकाल कर लाते हैं। और इस तरह की माइनिंग को रैट होल माइनिंग कहा जाता है, जो कि भारत में इलीगल भी है। ये मेघालय में होता है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इन जगहों पे भारत में कोयला पाया जाता है। अगर बात करते हैं एंथ्रेसाइट की तो ये जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है, बिटुमिनस झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ये दोनों कोयला घटिया प्रकार की होती है। इन्हीं दोनों कोयला की डिमांड अच्छी होती है क्योंकि इनमें कोयला की जो प्रतिशतता है या फिर शक्ति है वो सबसे अधिक होती है। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। ऐसे अगर कोयला के प्रकार के बारे में बात करें तो एंथ्रेसाइट कोयला बहुत ही बेहतरीन कोयला माना जाता है। तो अब इसमें जो आंसर होना चाहिए कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है, तो पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस। तो इन चारों में आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला बेहतरीन होता है। अगला क्वेश्चन 7 का आंसर कीजिए। कह रहा मूंगफली किस प्रकार की फसल है, रबी, खरीफ, जायद या इनमें कोई नहीं। आंसर कीजिए सभी लोग। अगर फसल की बात करते हैं जैसे रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, इन तीनों फसल की बात करते हैं तो फसल की कुछ ऋतुएं हैं। जैसे सबसे पहला रबी फसल की ऋतु, जायद फसल की ऋतु और खरीफ फसल की ऋतु। हम लोग शीतकाल से शुरू करते हैं, मतलब ठंड के मौसम से। ठंड का मौसम कब शुरू हो जाता है? अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाता है और ये खत्म हो जाता है मार्च अप्रैल में। तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। इसमें बोए जाने वाला जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर यूं मान लीजिए कि इसमें बोए जाने वाला जो फसल होता है वो गेहूं, जौ, चना, मसूर या आलू। और भी कई सारा होता है, तो गेहूं, जौ, चना, मसूर, आलू। जायद, जायद जो एक्स्ट्रा फसल है ये ग्रीष्म काल की फसल है, बहुत ही अल्प काल के लिए होती है। इसमें सब्जियां, खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज उगाया जाता है। खरीफ फसल ये वर्षा काल की फसल है, बारिश खूब होता है इसमें, जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक के इसकी बुआई और कटाई की जाती है। इसमें धान, बाजरा, मक्का, उड़द, कपास, मूंगफली और सोयाबीन पाया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या था, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली रबी और खरीफ प्रकार की फसल है। मूंगफली खरीफ प्रकार की फसल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को दूसरा और किस नाम से जानते हैं? आंसर कीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, एल्बर्ट बिल, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या फिर नेहरू रिपोर्ट। आंसर कीजिए। अगर नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। अगला है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसी को साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? इसका गठन 1927 में हुआ था और भारत में आया 1928 में। एल्बर्ट बिल की बात करें तो ये 1883 को पारित हुआ था, मतलब संसद में पेश किया गया था और 1884 में पास हो गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का बात करें तो इसे ही भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से इसी को जानते हैं। अगर ये कानूनी व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद 10 साल के बाद इसकी समीक्षा के लिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और 1929 में आना था साइमन कमीशन को, लेकिन ये 1 या 2 साल पहले ही आ जाता है। 1927 में गठन होकर के 1928 में पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम में चुनाव होने वाला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चैंसर सुधार। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में लॉर्ड मिंटो ने कहा था मुस्लिम लीग की स्थापना के टाइम, हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं जो एक न एक दिन भारतीयों को डसेगा। तो अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो बंगाल विभाजन के बाद हिंदू और मुस्लिमों में बहुत ही ज़्यादा कट्टरता पनप गई थी, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। उसी के बाद 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हो गया। कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, मुस्लिम लीग का गठन हो गया 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन जो किया था वो किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह ने किया था, और ये किया था ढाका में। इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम लीग की बात करें तो इसका जो गठन हुआ 30 दिसंबर 1906 को हुआ। अध्यक्ष आगा खान थे, मुख्यालय ढाका और लखनऊ था। पहला अधिवेशन जो हुआ कराची 1907 में हुआ, अमृतसर। दूसरा अधिवेशन हुआ था अमृतसर 1908 में। ये है नवाब सलीमुल्लाह और ये है लॉर्ड मिंटो। तो जवाब दीजिए इसका क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा, या मोहम्मद इस्माइल हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 10 मिरातुल अखबार किसने शुरू किया? अखबार अंग्रेजी हुक्मरानों के बीच भारत में एक जगह की घटना को दूसरे जगह पर जाकर बताना या फिर इस घटना को किस मंशे से किया गया ये बताने का काम भारत में अखबार से हुआ करता था। तो ऑप्शन क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, या दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर प्रमुख अखबारों की बात कर ले भारत में तो बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की का था, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का था, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर का था, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष का था, शिशिर कुमार घोष। ये दोनों मिल करके निकाले थे। मराठा की बात करें तो ये तिलक ने निकाला था, और केसरी की बात करें तो ये भी तिलक ने निकाला था। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी भाषा में। इंडिया की बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंडियन ओपिनियन गांधी ने निकाला और ये दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। युगांतर की बात करें तो बारिंद्र घोष ने निकाला था। वंदे मातरम लाला हरदयाल ने। हरिजन पत्रिका इसे गांधी जी ने निकाला, और यंग इंडिया भी गांधी जी ने निकाला था। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं कि मिरातुल अखबार किसने शुरू किया तो आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। गुड नाइट।